अध्याय 121 भाग्य। एक बहुत ही भयानक आभा ने अचानक 100 माउंटेन रेंज के पूरे जंगल को दबा दिया। 7वीं कक्षा के जादुई जानवर। दोनों डाक दानव भेड़िए वास्तव में 6ठी कक्षा के जादुई जानवरों से 7वीं कक्षा के जादुई जानवरों में विकसित हुए। ये जियाओ अपने सामने डार्क डेमन वोल्स की जोड़ी को विकसित होते देखकर हैरान रह गया। 7वीं कक्षा के दो जादुई जानवरों की आभा का सामना करने में सक्षम नहीं होने के कारण ये जियाओ ने अपनी चेतना खो दी। गनीमत रही कि वह काफी मोटी डाल पर बैठा था, नहीं तो पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता। और अगर ऐसा होता तो भगवान ही जानता है कि ये जियो दो नव विकसित 7वीं कक्षा के जादुई जानवरों डाक दानव भेड़ियों की नाक के नीचे जीवित रहने में सक्षम होता या नहीं। इधर ये जियो ने अपनी चेतना खो दी और दूसरी ओर दोनों डाक दानव भेड़िए अंततः टूट गए और 7वीं कक्षा के जादुई जानवर बन गए। दहाड़ 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 दहाड़। दोनों डाक दानव भेड़ियों ने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर देखा और दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वे दोनों अभी भी अपनी आभा छोड़ रहे थे जिसने 100 माउंटेन रेंज के पूरे जंगल को कवर कर लिया था और सभी जीवित चीजों को दबा दिया था जो वर्तमान में इस जंगल के अंदर थे। 7वीं कक्षा के जादुई जानवरों की जोड़ी द्वारा उत्सर्जित दबाव के कारण कमजोर जादुई जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कितनी भयानक आभा है। ये वान परिवार का पहला बुजुर्ग था जो अभी भी 100 माउंटेन रेंज के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पहले दोनों डार्क डेमन वोल्स की आभा इतनी डरावनी नहीं थी। ऐसा लगता है कि वे मजबूत हो गए हैं और शायद यह उस नीले फल के कारण है। मैं ये जानता था, एक आध्यात्मिक फल जो हजारों जादुई जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वह निश्चित रूप से नहीं था साधारण फल। कितने अफसोस की बात है, ये वास्तव में डाक दानव भेड़ियों द्वारा खाया जाता है। वान परिवार का पहला बुजुर्ग नहीं रुका बल्कि उसने डाक दानव भेड़ियों की भयानक आभा को महसूस करने के बाद अपने जीवन के लिए और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वान परिवार का पहला बुजुर्ग अकेला नहीं था, बल्कि वे सभी लोग जो 100 माउंटेन रेंज के जंगल के अंदर थे, जंगल के बाहर की ओर और भी तेजी से भागने लगे। ये जियाओ को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि दोनों डाक दानव भेड़िए बहुत पहले ही जा चुके थे। ये पुष्टि करने के बाद ही कि डाक डेमन वोल्स वास्तव में बहुत पहले ही चले गए थे और अब कोई खतरा नहीं है, उन्होंने पेड़ से नीचे आने की हिम्मत की। पेड़ से उतरने के बाद ये जियाओ उस स्थान पर गया जहां पहले आत्मा चुराने वाले फल थे। आत्मा चुराने वाला फल दो काले दानव भेड़ियों द्वारा खा लिया गया था, लेकिन उसकी जड़ अभी भी वहीं थी। ये जियाओ को अभी भी नहीं पता था कि स्वर्गीय मोती का घास का मैदान कितना चमत्कारी था। वह इस पर दांव लगाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या आत्मा चुराने वाले फल की जड़ एक बार फिर से अंकुरित हो सकती है। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक फल चुराने वाली आत्मा की जड़ को खोदा। फिर उसने एक बहुत छोटे लेकिन मजबूत पेड़ को काटकर लकड़ी का एक छोटा सा बर्तन बनाया। उसने कुछ मिट्टी खोदी और उसे लकड़ी के बर्तन पर रख दिया और उसमें आत्मा चुराने वाले फल की जड़ लगा दी। वह जानता था कि यह सब समय की बर्बादी है क्योंकि कोई भी बदलाव होना असंभव है, लेकिन वह क्या कर सकता है। वह 1 महीने तक स्वर्गीय मोती की दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ रहा। वह जड़ को सूखने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इसे लकड़ी के बर्तन के अंदर रोक दिया जिसे उसने अभी बनाया था और स्वर्गीय मोती के अंदर संग्रहित किया था। वह स्वर्गीय मोती की दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ था, लेकिन वह अभी भी उन स्थानों को महसूस कर सकता है जहां वह पहले भी जा चुका था। और चूंकि वह उन स्थानों को महसूस कर सकता है, ये जियाओ ने लकड़ी के बर्तन को घास के मैदान में अजीब फूलों के पास रखा। उसने सोचा कि जब प्रतिबंध खत्म हो जाएगा तब वह जेड लोट्स के पास स्पिरिट चुराने वाले फल की जड़ लगाएगा। फिलहाल तो वह इतना ही कर सकते हैं। उन्होंने केवल यह आशा की कि लिटिल येलो ने स्पिरिट चुराने वाले फल की जड़ के साथ कुछ भी अजीब नहीं किया। वह नहीं जानता था कि क्या जड़ स्वर्गीय मोती की दुनिया के अंदर एक बार फिर आत्मा चुराने वाले फल को जन्म दे सकती है, लेकिन वह अभी भी कोशिश कर सकता है। ये सब करने के बाद ये जियाओ ने अपने चारों ओर देखा और जादुई जानवरों की सैकड़ों लाशें देखी। वहां सेकंड गार्ड, थर्ड गार्ड, 4th ग्रेड और यहां तक कि 5वीं ग्रेड के जादुई जानवरों की लाशें थीं। जब ये जियाओ ने इन लाशों को देखा तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं।
जब उसने इन सभी जादुई जानवरों की लाशों को संग्रहित करना शुरू किया तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। कुछ ही समय बाद ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ मतभेद थे। ये जियाओ को एक बात पता थी कि अगर उसने सभी लाशों को हेवनली पल के अंदर जमा कर दिया तो लिटिल येलो निश्चित रूप से उन सभी को खा जाएगा। वह उसके लिए जादुई जानवरों की एक भी लाश नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने हेवनली पल के अंदर केवल दूसरे गाड़े, तीसरे दर्जे और चौथे दर्जे के जादुई जानवरों की लाशों को संग्रहित किया। जहां तक 5वीं कक्षा के 4 जादुई जानवरों की लाशों की बात है, उसने उन्हें अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित किया। ये सब करने के बाद ये जियाओ वहां से चला गया, इस डर से कि कोई आ जाएगा। आखिरकार यहां बहुत कम समय में बहुत कुछ हुआ। ये जियाओ सीधे 100 माउंटेन रेंज के जंगल से निकल गए। जब वह जंगल से बाहर आया तो उसने देखा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगने वाला था। ये खजाने के जन्म का दिन है। ये जियाओ ने सूरज की ओर देखा और अपने दिल में आह भरी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। वह उस स्थान को नहीं जानता था जहां खजाना पैदा होने वाला था, लेकिन फिर भी शायद इस बार महिला भाग्य उसके साथ था। ये जियाओ ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और क्लाउड स्मोक वन की ओर उड़ गया। जब वह आखिरकार क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के बाहरी इलाके को देखने में सक्षम हुआ तो सूरज पहले ही पूर्व से पूरी तरह उग चुका था। इसके कुछ ही समय बाद वह क्लाउड स्मोक वन में प्रवेश कर गया, लेकिन फिर भी वह अपने रास्ते पर नहीं रुका क्योंकि उसे किसी इंसान की परछाई भी नहीं दिखी। वह दौड़ता रहा और क्लाउड स्मोक वन के काफी अंदर चला गया। आखिरकार वह रुक गया जब उसने अपने सामने किसी को लड़ते हुए सुना। उन्होंने महसूस किया कि दो आभाएं आपस में टकरा रही हैं, जिससे एक विशाल ऊर्जा तरंग बन रही है जिसने चट्टानों को तोड़ दिया और जमीन पर अजीब आकृतियों के कई छोटे और बड़े गड्ढे बन गए। उनके युद्ध की भयानक ध्वनि सभी दिशाओं में फैल गई। ये जियाओ चुपचाप उनके पास पहुंचे और अंत में दो आकृतियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। वे दोनों मार्शल किंग दायरे के छठे चरण में थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से एक ने वास्तव में मां परिवार के कपड़े पहने हुए थे। ये जियो ने पहले मां परिवार के सदस्यों को एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्शल किंग रियलम मार्शल का ये छठा चरण निश्चित रूप से मां परिवार का सदस्य है। ये जियाओ ने उसे 10 सांसों तक देखा और अंत में याद आया कि उसने उसे 100 माउंटेन रेंज के जंगल के अंदर 27 मनुष्यों के पिछले समूह में देखा था। लेकिन सवाल ये था कि वह यहाँ क्या कर रहा था और उसके साथ पहले जो अन्य लोग थे वे कहाँ हैं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और इस मामले को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। वह बस 6ठी कक्षा के मार्शल किंग रियलम मार्शल कलाकारों की लड़ाई को देखता रहा। जल्द ही ये जियाओ को एहसास हुआ कि ये दोनों विशेषज्ञ एक तरह की राक्षसी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। शायद गुस्से से या कुछ और, लेकिन दोनों की आंखें लाल थीं। वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर जान से मारने की नीयत से बेरहमी से हमला कर रहे थे। उनमें से एक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक विशाल ब्लेड को नियंत्रित किया और दूसरे को काट डाला। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने भी अपने साथ हमला कर दिया। वह एक भयंकर बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसकी अपार शक्ति से भरी मुट्ठी सीधे विशाल ब्लेड से टकरा गई। बूम! हवा की दो धाराएं एक साथ घूमी, जिससे हिंसक तूफान की एक परत बन गई और एक ही समय में दोनों मार्शल कलाकारों के शरीर पीछे हट गए। उनमें से प्रत्येक एक चट्टान से टकराया और मुंह से खून की उल्टी की। उन सभी की आंखें लाल थीं, वे अपने घावों को ढांक रहे थे और एक दूसरे को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। मार्शल किंग रियलम के 6ठे चरण के मार्शल आर्टिस्ट के बीच लड़ाई देखकर ये जियो के दिमाग में केवल एक ही शब्द आया। वह शब्द डरावना था। ये जियाओ कहीं नहीं गया। वह वहीं रुका, ये देखना चाहता था कि अंतिम विजेता कौन होगा। अध्याय 122 मानचित्र। विशाल ब्लेड को पकड़ने वाले कल्टीवेटर के दांत उसके प्रतिद्वंद्वी के एक ही मुक्के से टूट गए। उसने दांत पीसकर कहा, सपने देखते रहो, मैं तुम्हें नक्शा कभी नहीं दूंगा। दूसरे व्यक्ति ने अचानक उदासीनता से कहा, हम्फ, ये सिर्फ उस स्थान का नक्शा है जहां खजाना पैदा होने वाला है। 3 बड़े परिवारों में से एक के सदस्य के रूप में आप पहले से ही स्थान जानते हैं, तो मुझे वह नक्शा क्यों नहीं देते? हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आओ और ले आओ।
ब्लेड पकड़े हुए व्यक्ति ने चेहरे पर उत्तेजक भाव लाते हुए जमीन पर थूक दिया। ये देखकर दूसरा शख्स भड़क गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर से एक कुलदेवता ऊपर उठ गया। उसकी शक्ति अचानक फूट पड़ी। उसकी ताकत अचानक दोगुनी बढ़ गई। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा ब्लेड लेकर उस आदमी की ओर हमला किया और चिल्लाया, चुनकी यही मामला है, जाओ और मर जाओ। विशाल ब्लेड वाले व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ा संघर्ष किया और खड़ा हुआ, फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। अचानक उसका पूरा शरीर लाल हो गया। उसकी नसें नीली पड़ गईं। उसके शरीर से अचानक एक भयानक आभा निकलने लगी। गोली निगलने के बाद उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। ब्लेड आकाश को काट रहा है। वह आदमी जोर से चिल्लाया और दूसरे आदमी की ओर झपटा, जो उस पर मुक्के से हमला कर रहा था। उसका शरीर अचानक हवा में उठ गया क्योंकि एक ब्लेड की छाया अचानक उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। इसके अलावा ब्लेड की यह छाया बहुत विशाल थी। अनगिनत ब्लेड ऊर्जाएं हवा की हिंसक धाराओं में बदल गईं जो सभी दिशाओं में बहने लगी, जिससे हवा फुफकारने लगी। इन दोनों लोगों के बीच लड़ाई देख रहे ये जियाओ को ऐसा लग रहा था मानो दसियों ब्लेड उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहे हों। गनीमत ये रही कि यह हमला उन पर नहीं किया गया था। इसके बाद दोनों भयानक शक्तियां आपस में टकरा गईं। टोटेम टूट गया और विशाल ब्लेड की छाया भी आपस में टकराकर बिखर गई। न केवल परछाई बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद ब्लेड भी टूट गया और केवल ब्लेड की मूठ बची रह गई। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे फेंका नहीं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। दोनों मार्शल कलाकारों के शरीर एक साथ जमीन पर गिरे। इस बार दोनों की ताकत खत्म हो गई। उनमें जमीन पर बैठने की भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वे दोनों आंखों में नाराजगी लिए एक दूसरे को घूरते रहे। उन दोनों के शरीर अब खून से लथपथ हो चुके थे और खून अभी भी उनके शरीर से पानी की तरह बह रहा था। कुछ समय बाद उन दोनों की दम घुटने से मृत्यु हो गई और वे दिल में शिकायतें लेकर मर गए। वह दृश्य बहुत दुखद था। ये जियाओ ने काफी देर तक चुपचाप देखा। ये पुष्टि करने के बाद ही कि मार्शल किंग दायरे के दोनों छठे चरण के मार्शल कलाकार वास्तव में मर चुके हैं, वह उदासीनता से खड़ा हुआ और उत्सुकता से दोनों लाशों की ओर चला गया। उनकी दोनों स्थानिक अंगूठियां लेने के बाद ये जियाओ ने मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की खोज की। उसने अभी भी टूटे हुए ब्लेड को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। वह मृत्यु के बाद भी इसे जाने नहीं देना चाहता था। पहले ये जियाओ ने उन दोनों को किसी मानचित्र के बारे में बात करते हुए सुना था जिसमें उस स्थान का स्थान छपा हुआ था जहां खजाना पैदा होने वाला था। उसने पहले से ही उस व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी में देखा और स्थानिक अंगूठी के एक कोने में हजारों सोने के सिक्कों के साथ साथ 10 लोग ग्रेट स्पिरिट स्टोन भी देखा। वहां कुछ जड़ी बूटियां और गोलियां भी थीं लेकिन कोई नक्शा नहीं था। ये जियाओ ने दोनों पुरुषों की स्थानिक रिंग से सारा सामान अपनी स्थानिक रिंग में स्थानांतरित कर दिया और उनकी स्थानिक रिंग को फेंक दिया। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद नक्शा उस शख्स के शरीर पर है। इसलिए उसने ब्लेड कल्टीवेटर के शरीर को बार बार खोजा और अंततः चर्मपत्र का एक टुकड़ा पाया। उसने झुर्रीदार चर्मपत्र को खोलने के लिए अपनी 2 उंगलियों का उपयोग किया। उस पर एक लंबा सूखा हुआ स्याही का नक्शा था जो क्लाउड स्मोक 1 के भीतर एक स्थान को दर्शाता था। स्थान देखने के बाद उसने कुछ उत्साह से चर्मपत्र रखा और फिर ब्लेड कल्टीवेटर की लाश और दूसरे व्यक्ति पर नजर डाली जो शायद एक दुष्ट कल्टीवेटर था। फिर उसने दोनों लाशों को अपनी बीस्ट फायर से जला दिया। वह उन्हें खा सकता था लेकिन 2 कारणों से उसने ऐसा नहीं किया। पहला तो ये था कि वह किसी इंसान को खाना नहीं चाहता था और दूसरा कारण ये था कि उसके पास किसी भी चीज को खाने का समय नहीं था। उसके स्थानिक घेरे में अभी भी 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 4 लाशें हैं, लेकिन उसने उन्हें निगलना नहीं चुना क्योंकि इसमें समय लगेगा और अब उसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी समय। क्योंकि आज एक खजाना स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाला था और वह इसे किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहता था। दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के जादुई जानवरों की अन्य सैकड़ों लाशों के लिए ये जियो को यकीन था कि लिटिल येलो अभी उन लाशों को खा रहा होगा। दोनों मार्शल कलाकारों की लाशों को जलाने के बाद ये जियाओ ने अपनी यात्रा जारी रखी।
मानचित्र के अनुसार वह यहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी की ओर चल रहा होगा। शायद ये वही नदी है जहां मैं पहले बर्बरीक बुल्स राजा के आक्रमण के समय गिरा था। ये जियाओ ने सोचा और गति बढ़ा दी। जैसे ही वह नदी की ओर लगभग 50 मीटर दौड़ा, अचानक उसकी नजर अपने सामने चल रहे लोगों के एक समूह पर पड़ी। चलते चलते वे बहुत थके हुए लग रहे थे। ये जियाओ चुपचाप उनके पास पहुंचे और देखा कि लोगों का ये समूह 3 बड़े परिवारों में से किसी से नहीं था। उनका नेतृत्व करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो मार्शल किंग दायरे के दूसरे चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट था। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक अपना सिर ये जियाओ की ओर घुमाया और पाया कि एक युवक उसके पीछे सड़क के बीच में खड़ा था। कितना शक्तिशाली भाव है! ये जियाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे महसूस करने में सक्षम था। ये जियाओ कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर झपटा और उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। ये जियाओ तैयार नहीं था और उसने सोचा भी नहीं था कि अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उस पर हमला कर देगा। इस वजह से वह समय रहते चकमा नहीं दे पाए और उनके सीने पर गोली लग गई। बूम! ये जियो को उड़ान भरते हुए भेजा गया था। वह अपनी पीठ के पीछे एक पेड़ से टकराया और अंततः जमीन पर गिर गया। ये जियाओ ने मुंह से खून बहाया। उसे खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले वह तैयार नहीं था तो उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया गया, जिससे उसे भारी चोट आई। उसने झट से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। ये गोली ग्रेड 3 उपचार गोली थी। इससे पहले उन्होंने 2 छठे चरण के मार्शल किंग दायरे के विशेषज्ञों की स्थानिक रिंग से सभी चीजें स्थानांतरित की थीं। उन चीजों में 10 ग्रेड 3 उपचार गोलियां और 2 ग्रेड 4 उपचार गोलियां थीं। ग्रेड 3 उपचार गोलियों में से एक को निगलने के बाद ये जियाओ की चोट तुरंत ठीक होने लगी। वह पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह खड़ा होने में सक्षम था और अपने सामने इन लोगों से मुकाबला कर सकता था। वह उठ खड़ा हुआ और उन लोगों की ओर आग्नेय नेत्रों से देखने लगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना किसी कारण के उस पर हमला कर दिया और अब वह गुस्से में था। एक गहरे रंग का आदमी अपनी मुट्ठियां भींचकर हल्के से उस पर चिल्लाया, क्या तुम सचमुच मौत के मुंह में नहीं चले गए? ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और फिर अपने होठों को सिकोड़ लिया। वह हंसा और ऐसी मुस्कान के साथ बोला जो मुस्कुराहट नहीं थी, चिंता मत करो, तुम सब मुझे मरते हुए नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ, मैं तुम सबको पूरी तरह से मरने दूंगा। हम्फ, तुम छोटे कमीने हो, एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और ये जियाओ की ओर दौड़ा। ये जियाओ स्थिर खड़ा रहा और उसने तुरंत अपनी तेज स्पिरिट रैंक तलवार बुलाई। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और वह आते हुए भूरे रंग के अधेड़ उम्र के आदमी पर झपटा। गहरे भूरे रंग का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति केवल 8वीं स्टेज ओरिजिन कोर रियलम मार्शल आर्टिस्ट था। वह कुछ भी करने में असमर्थ था क्योंकि ये जियाओ ने बिजली की गति से उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद ये जियाओ ने अपनी तलवार नीचे रखी और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जिसने पहले उस पर हमला किया था। वह अधेड़ उम्र का आदमी भ्रमित लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ क्या हो रहा है। वह बिना कुछ किए ये जियाओ के सामने क्यों खड़ा था? टपकना। तभी उसने गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद जमीन पर गिरती हुई देखी। गहरे लाल तरल की उस बूंद के बाद गहरे लाल तरल की कई बूंदें थीं। अध्याय 123 समस्या का समाधान। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जमीन पर गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद गिरी देखी। गहरे लाल तरल की उस बूंद के बाद गहरे लाल तरल की कई बूंदें थीं। खून। वह अधेड़ उम्र का आदमी आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वह धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था। ठप। एक आवाज के साथ वह अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर गिर जाता है। जब वह नीचे गिरता है तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी को गहरे भूरे रंग के अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन पर एक बारीक लाल रेखा दिखाई देती है। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और वह अधेड़ उम्र का काला आदमी, जो अभी भी जीवित था और एक क्षण पहले पैर हिला रहा था, एक निर्जीव लाश में बदल गया। यह एक वार से हत्या थी। तुमने वास्तव में मेरे एक साथी को मारने का साहस किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया, ये जियाओ की ओर देखा और गुस्से में कहा, यह आप ही थे जिन्होंने इसे शुरू किया था।
मैं बस वहां से गुजर रहा था लेकिन आपने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला कर दिया। और अब जब मैंने आपके एक साथी को मार डाला तो आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्या आपका दिमाग ठीक है? ये जियाओ ने अधेड़ उम्र के आदमी का मजाक उड़ाया। आप, मेरे पास तुम सब पर बर्बाद करने का समय नहीं है, ये जियाओ ने कहा और अपने सामने लोगों के समूह की ओर बढ़ा। दिव्य ड्रैगन के पंख। तुरंत ये जियाओ की पीठ के पीछे से सुनहरे पैटर्न वाले बहुत सुंदर दिखने वाले काले पंखों की एक जोड़ी निकली। एक उड़ान प्रकार का मार्शल आर्ट कौशल। हर कोई सावधान रहें। ये जियाओ के पीछे पंख देखकर अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। दूसरों की तरह उन्होंने भी सोचा कि यह एक उड़ान प्रकार का मार्शल आर्ट कौशल था। जब ये जियाओ की पीठ से पंख निकले तो उसकी गति तुरंत बढ़ गई, जिससे आकाश में कई बात की छवियां छा गईं। लेकिन जल्द ही वे बात की छवियां हवा में गायब हो गईं। इस समय उसकी गति पहले से ही मार्शल किंग रियलम मार्शल कलाकार के 5वें चरण से थोड़ी भी कमतर नहीं थी। एक पल में वह दो मूल कोर क्षेत्र के कृषकों के पास पहुंचे। उसके हाथ में तलवार का हैंडल हल्के से घुमा और एक सेकंड में अथाह गति के साथ उसने अपनी तलवार दोनों ओरिजिन कोर रियलम मार्शल कलाकारों की कमर की ओर लहरा दी। सिजल सिजल, मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनाई दे रही थी। मूल कोर क्षेत्र के दो कृषकों के मुड़े हुए भयानक चेहरों के साथ जैसे ही वे नीचे फिसले और जमीन पर गिरे, उनके शरीर तुरंत दो हिस्सों में विभाजित हो गए। मरते समय उनकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। ये जियाओ हवा में उड़ गया और ऊपर से लोगों को देखते हुए रुक गया। लोगों के इस समूह में केवल एक मार्शल किंग रियलम मार्शल कलाकार था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने पहले उस पर हमला किया था और उसे उड़ा दिया था। वह मार्शल किंग दायरे के दूसरे चरण में था। केवल वही हवा में उड़ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना। वह चुपचाप ये जियाओ को अपने अन्य दो साथियों को मारते हुए और फिर अपने समूह के प्रमुखों के ऊपर हवा में रुकते हुए देखता रहा। अपने दो अन्य साथियों की मौत देखकर बाकी लोग बुरी तरह डर गए। उनके शरीर जोर जोर से कांप रहे थे। जिस किसी के पास भी चेतना का थोड़ा सा भी अंश था वह चिल्लाकर भाग जाना चाहता था। लेकिन ये जियाओ के लगातार हमले के तहत वे कैसे भाग सकते थे? ये जियाओ ज्यादा देर तक हवा में नहीं रुका। 10 बार रुकने के बाद वह एक बार फिर बिजली की गति से अन्य लोगों की ओर उड़ गया। कुछ ही समय बाद इस समूह के सभी लोगों को ये जियाओ ने मार डाला, केवल उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को छोड़कर जिसने उस पर सबसे पहले हमला किया था। ये जियाओ उसके सामने उतरा और पंख उसकी पीठ के पीछे से गायब हो गए। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी ये जियो की ओर देखा। दोनों कुछ देर तक देखते रहे और आखिरकार ये जियाओ अधीर हो गया और बोला, आप मुझे इन लोगों को मारने से रोक सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप वास्तव में क्रूर हैं। हाँ, यहाँ हर कोई प्रतिद्वंद्वी है। जब खजाना सामने आएगा तो वे मेरी पीठ में छुरा न मार दे तो किसे पता चलेगा। इसलिए अगर वे मारे भी जाएं तो ठीक है। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा। ये जियाओ का मूड भारी हो गया। उसने इन लोगों को ये सोचकर मार डाला कि इससे अधेड़ उम्र के आदमी को झटका लगेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये जियो सिर्फ अधेड़ उम्र के आदमी के लिए परेशानी दूर कर रहा था। बेशक अगर उसने उन्हें नहीं मारा होता तो मौका मिलने पर वे निश्चित रूप से उसे मारने की कोशिश करते। आप ओरिजिन कोर दायरे के मार्शल कलाकार के केवल चौथे चरण में हैं, जबकि मैं मार्शल किंग दायरे के दूसरे चरण में हूं। आप उन्हें दो कारणों से मारने में सक्षम थे। एक, वे कमजोर थे और दूसरे, आपके पास उड़ान प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल जबकि वे आकाश में उड़ने में असमर्थ थे। अब मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे साथ पार्टी करो। हम खजाने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और अगर हम खजाना प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो यह मेरा होगा। बेशक मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के और साथ ही 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी दूंगा। लेकिन एक शर्त यह भी है कि तुम्हें मुझे अपनी वह उड़ने वाली मार्शल आर्ट कुशलता देनी होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये जियो की पेशकश की। ये जियाओ ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो किसी मूर्ख को देख रहा हो। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो मैं मूर्ख हूं? बच्चे, ज्यादा मत करो। मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूं।
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे अपनी उड़ान प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल दे दो। ये जियाओ ने जो कहा उससे सुनने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुस्कान कठोर हो गई और उसकी जगह ठंडी नजर ने ले ली। हे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पास आप पर बर्बाद करने का समय नहीं है, ये जियाओ ने कहा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला कर दिया। पवित्र उंगली कला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तुरंत अपने रास्ते में आने वाले खतरे का एहसास हुआ। वह ये देखकर हैरान रह गया कि ओरिजिन को रियलम मार्शल कलाकार का चौथा चरण उससे खतरे का एहसास करा सकता है। उसने बिना और समय बर्बाद किए तुरंत ये जियाओ के हमले का जवाब दिया। मेगाटन मुट्ठी। जैसे ही ये जियाओ की उंगली और अधेड़ उम्र के आदमी की मुट्ठी एक दूसरे से टकराने वाली थी, ये जियाओ का हाथ अचानक बदलना शुरू हो गया। ड्रैगन के पंजे। उसके हाथ सुनहरे पैटर्न वाले काले पंजे में बदल गए। उसका आक्रमण तुरंत बढ़ गया और पहले से भी अधिक भयानक हो गया। जब उसकी पवित्र उंगली कला और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मेगाटन मुट्ठी टकराई तो उसकी उंगली तुरंत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुट्ठी में घुस गई। आह! अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया और अपने दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी पकड़ ली। उसकी मुट्ठी से खून निकल रहा था। पवित्र उंगली कला। वापसी का कोई मौका दिए बिना ये जियाओ ने अपने एकमात्र हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल सेक्रेड फिंगर आर्ट के साथ फिर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर हमला किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वह दर्द से तड़प रहा था। उसने नहीं सोचा था कि ये जियाओ बिना कुछ सोचे समझे बेशर्मी से उस पर हमला कर देगा। ये जियाओ की उंगली से उसका सिर तुरंत छलनी हो गया। प्लॉप! एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की चीख अचानक बंद हो गई और कुछ ही देर बाद वह निर्जीव शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सांस। ये जियाओ ने मनुष्यों के एक समूह के शवों को देखा। उसने आह भरी, सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके हाथ सामान्य हो गए। यहां जो कुछ भी हुआ वह उसके लक्ष्य की राह में एक बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान को एक तरफ करने के बाद वह अपने रास्ते में किसी भी बाधा के बिना अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। ये जियाओ बिना रुके चलता रहा और चलता रहा, कभी कभी जंगल में होने वाली हलचलों को देखता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों और जादुई जानवरों से हुई, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन पर नजर भी नहीं डाली। केवल तभी जब वह 5वें चरण के मार्शल किंग दायरे या उससे ऊपर के किसी विशेषज्ञ से मिले तो वह उन्हें गंभीरता से लेगा और सतर्क हो जाएगा। आखिरकार बहुत लंबे समय तक चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां चर्मपत्र पर स्थान बताया गया था। वह नदी के सामने पहुंचा लेकिन उसे वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। क्या चर्मपत्र पर स्थान गलत है? ये जियाओ सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर यदि चर्मपत्र पर स्थान गलत था तो ये 3 बड़े परिवारों में से एक के सदस्य के साथ क्यों था? और उस व्यक्ति ने चर्मपत्र के इस टुकड़े की रक्षा करते हुए अपनी जान भी गंवा दी। ये जियाओ को लगा कि वह कुछ चूक गया है। उसने एक बार फिर चर्मपत्र निकाला और उसे देखा। कई बार देखने के बाद भी उन्हें इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया। उसने जिस स्थान की ओर इशारा किया वह भी यही नदी थी। लेकिन अगर ये सच है तो फिर यहाँ 3 बड़े परिवारों का एक भी सदस्य क्यों नहीं है? उन्हें यहाँ होना चाहिए लेकिन वे नहीं थे। जल्दी करो, सावधानी से चलो। अचानक ये जियाओ को एक आवाज सुनाई दी। वह झट से पीछे हट गया और एक झाड़ी के अंदर छिप गया। अध्याय 124। क्या खजाना पहले ही पैदा हो चुका है? जब ये जियाओ इधर उधर देख रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी ताकि वह पता लगा सके कि चर्मपत्र में क्या खराबी है। वह जल्दी से एक तरफ हट गया और एक झाड़ी के अंदर छिप गया। फिर उसने कदमों की आहट सुनी और अंततः 2 लोगों को सावधानी से चलते हुए देखा। मां परिवार के सदस्य। ये जियाओ ने उनके कपड़े देखे और तुरंत उन्हें मां परिवार के सदस्य के रूप में पहचान लिया। चूंकि वे यहाँ हैं, इसका मतलब है कि चर्मपत्र पर स्थान सही है। अब मुझे बस चुपचाप उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। ये जियाओ ने अपने दिल में सोचा और झाड़ी से बाहर आया जब दोनों लोग कुछ दूरी तक चले। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि वह खजाना किसका होगा, हमारे मां परिवार का या अन्य 2 परिवारों में से किसी एक का? चलते चलते 2 आदमियों में से एक ने सवाल पूछा।
उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, यह मुझे नहीं पता। हमें जल्दी करने की जरूरत है, हमें पहले ही देर हो चुकी है। हाँ बड़े भाई। ये जियाओ ने कुछ दूरी से चुपचाप उनका पीछा किया और उसने ये सुनिश्चित किया कि वह किसी भी प्रकार का शोर न मचाए जिससे दो लोगों को संदेह हो। वे नदी के पीछे पीछे चले और जल्द ही एक पहाड़ के सामने पहुंचे जो नदी के किनारे ऊंचा खड़ा था। जब वे यहां पहुंचे तो रुक गए। ये जियाओ जल्दी से पीछे हट गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उन दोनों लोगों ने अपने चारों ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि किसी ने उनका पीछा नहीं किया, वे अपनी बाईं ओर चले गए। सिजल सिजल। ये जियाओ जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था ने एक बहुत ही अजीब शोर सुना। उसने झांककर देखा कि मां परिवार के दोनों सदस्य एक बड़े गोल पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां से अजीब आवाज आ रही थी, सिजल सिजल। एक क्षण बाद उन्होंने सफलतापूर्वक बड़े गोल पत्थर को एक तरफ धकेल दिया। जब बड़े गोल पत्थर को एक तरफ हटाया गया तो एक अंधेरी सुरंग सबके सामने आ गई। मां परिवार के दोनों सदस्य सुरंग में दाखिल हुए और जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। बड़ा गोल पत्थर अपने आप खिसक गया और एक बार फिर जहां सुरंग थी वहां प्रकट हो गया और सुरंग का मुंह बंद कर दिया। क्या? ये जियाओ ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत पेड़ के पीछे से निकला और बड़े गोल पत्थर के सामने पहुंचा। उसने बड़े गोल पत्थर को ध्यान से देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये पत्थर अपने आप कैसे खिसक गया और उस अंधेरी सुरंग का मुंह अपने आप कैसे बंद हो गया? ये जियाओ ने सोचा लेकिन इस पहेली को हल करने में असमर्थ था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक शब्द आया, गठन। जी हाँ, ये बड़ा गोल पत्थर केवल संरचनाओं के कारण ही अपने आप हिल सकता है। यहाँ निश्चित रूप से एक निश्चित गठन मास्टर द्वारा रखी गई एक सरणी या संरचना है। जैसे ही ये जियो संरचनाओं के बारे में सोचता है, उसे एक बार फिर एक और महत्वपूर्ण बात याद आती है। अब चूंकि वह पहले से ही एक ओरिजिन को रियलम मार्शल आर्टिस्ट था, अब वह प्राचीन निर्माण भगवान की यादों के साथ विलय करने के योग्य था। यदि ये जियो प्राचीन देवताओं की यादों के साथ विलीन होना चाहता है, तो उसके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत होनी चाहिए। जब वह क्यूई संघनन क्षेत्र में पहुंचा तो वह प्राचीन पिल भगवान की यादों में विलीन हो गया। यदि वह प्राचीन निर्माण भगवान की यादों के साथ विलय करना चाहता था, तो उसे एक मूल कोर क्षेत्र मार्शल कलाकार की ताकत की आवश्यकता थी, और हथियार शोधन के प्राचीन भगवान की यादों के साथ विलय करने के लिए उसे एक की ताकत की आवश्यकता थी, मार्शल किंग दायरे मार्शल कलाकार। वह पहले से ही ओरिजिन कोर क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार है, इसलिए वह अब प्राचीन संरचना भगवान की यादों के साथ विलय कर सकता है। ये सही समय पर आया। ये जियाओ ने सोचा और स्वर्गीय मोती में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन फिर उसे निराशा हुई। उसे अचानक एक और बात याद आई। उन्हें 1 महीने के लिए हेवनली पल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लानत लानत लानत। ये जियाओ 3 बार चिल्लाया और हर बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। ऐसा लगता है कि अगर मैं सुरंग में प्रवेश करना चाहता हूं तो मैं केवल इस बड़े गोल पत्थर को एक तरफ धकेलने की कोशिश कर सकता हूं। ये जियाओ ने निराश स्वर में धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसने बड़े गोल पत्थर को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराया। जब ये जियाओ ने चर्मपत्र के बारे में सोचा तो उसे निराशा हुई। ये 3 बड़े परिवार वास्तव में बहुत सावधान हैं। जब उसने चर्मपत्र के बारे में सोचा तो वह 3 बड़े परिवारों के चालाक दिमाग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने नक्शा तो बना लिया लेकिन स्थान स्पष्ट नहीं किया। इससे ही ये जियाओ को समझ आ गया कि उनके सोचने का तरीका क्या है। भले ही कोई चर्मपत्र प्राप्त करने में सक्षम हो, वह कभी भी उस वास्तविक स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा जहां खजाना पैदा होने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ बड़े गोल पर रख दिए और मां परिवार के अन्य 2 सदस्यों की तरह ही बड़े गोल पत्थर को धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन बड़ा गोल पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। ड्रैगन के पंजे। समय पहले से ही बहुत कम था, इसलिए ये जियाओ ने अपना समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं की और सीधे अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। फिर उसने एक बार फिर अपने दोनों पंजे बड़े गोल पत्थर पर रखे और उसे धक्का दिया। सिजल सिजल। इस बार बड़ा गोल पत्थर अपनी जगह से हट गया और जल्द ही वही सुरंग एक बार फिर ये जियाओ की आंखों के सामने आ गई।
बड़े गोल पत्थर को एक तरफ धकेलने के बाद ये जियाओ बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत सुरंग में प्रवेश कर गया। बस 5 सांसों के बाद बड़ा गोल पत्थर एक बार फिर अपने आप चला गया और अंधेरी सुरंग के मुहाने के सामने आ गया, जिससे वह बंद हो गया। ये जियाओ अंधेरी सुरंग में एक एक कदम आगे चल रहा था। ये सुरंग इतनी अंधेरी थी कि ये जियाओ यह नहीं देख पा रहा था कि उसके सामने क्या है। अंधेरी सुरंग में स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ ये जियाओ ने उसके सामने अपना हाथ उठाया और वूश ध्वनि के साथ एक बैंगनी रंग की आग जल उठी। अंधेरी सुरंग तुरंत रोशन हो उठती है। अब ये जियो ध्यान से आगे देखते हुए चला गया। कुछ ही समय बाद उसने अपने सामने प्रकाश की एक छोटी सी गेंद चमकती देखी। वह चलता रहा और प्रकाश की छोटी सी गेंद बढ़ी और बड़ी होती गई। बहुत जल्दी ये जियाओ सुरंग के बाहर पहुंच गया और उसके सामने घास, छोटे और बड़े पौधों से भरा एक विस्तृत मैदान दिखाई दिया। क्या बकवास है! ये जियाओ ये देखकर हैरान रह गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और इस भूमि पर उतरा। बूम! टकराना! अचानक ये जियाओ ने लड़ाई की आवाज सुनी। बूम! टकराना! आह! अरे! मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूम! मेरे पास आओ। टकराना! आह! लड़ाई की आवाज सुनकर ये जियाओ उत्सुकता से उस दिशा में चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से लड़ाई की आवाज आ रही थी, तो दर्जनों लोगों को आपस में लड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वे लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। उन्होंने एक को मार डाला और एक को मारने के बाद वे दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए जाएंगे। क्या खजाना पहले ही पैदा हो चुका है? ये जियाओ को कोई और कारण नहीं सूझ रहा था कि ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे थे। उसने उन्हें उनके पहने हुए कपड़ों से पहचाना। ये लोग 3 महान परिवारों, झांग परिवार, मा परिवार और वांग परिवार से संबंधित हैं। खजाना कहाँ है? ये जियाओ ने सोचा और अपने आसपास देखना शुरू कर दिया ताकि वह देख सके कि खजाना कहाँ है। बूम! बूम! टकराना! बूम! टकराना! अचानक एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज आई और उसके बाद सिलसिलेवार विस्फोट हुए। ये जियाओ ने सीधे देखा और देखा कि कुछ दूरी पर 6 लोग आपस में लड़ रहे थे और उनके हमलों की हर टक्कर के साथ जमीन और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो रहा था। उनके हमलों की टक्कर से फैली सदमे की लहर मूल कोर क्षेत्र के 5वीं कक्षा से कमजोर एक साधारण मार्शल को मारने के लिए पर्याप्त थी। ये सौभाग्य की बात थी कि ये जियाओ कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, अन्यथा वह अब तक मर चुका होता। ये 6 लोग बिल्कुल वही लोग थे जिन्हें ये जियाओ ने पहले 100 माउंटेन रेंज के जंगल में देखा था। वे 3 महान परिवारों से संबंधित 6 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ऐसा लगता है कि जो खजाना पैदा होने वाला था वह पहले ही पैदा हो चुका है। मुझे देर हो गई और मैं चूक गया, नहीं तो मैं खजाने के पैदा होने की प्रक्रिया अपनी आंखों से देख लेता। ये जियाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया। चूंकि ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि खजाना अभी भी उनमें से किसी को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि खजाना वहां होना चाहिए जहां ये 6 मार्शल सम्राट रियलम मार्शल आर्टिस्ट लड़ रहे हैं। ये जियाओ ने अनुमान लगाया और 3 महान परिवारों के किसी भी सदस्य द्वारा खोजे न जाने की पूरी कोशिश करते हुए उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अध्याय 125 सुनहरी ईंट। पूरा क्षेत्र सदमे की स्थिति में था, पहाड़ ढह रहे थे और धरती दरक रही थी। आसपास के लोग आपस में लड़ रहे थे, जबकि ये जियाओ उस स्थान की ओर चल रहा था जहां 6 मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार लड़ रहे थे। जैसे ही ये जियाओ वहां पहुंचा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहां पहुंचने के बाद वह एक बार फिर एक बड़े शिलाखंड के पीछे छिप गया, जहां किसी को उसके अस्तित्व का पता नहीं चल सका। फिर उसने चुपचाप झांकने की कोशिश की और उसे अपने से बहुत दूर से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। उसने पहले 6 विशेषज्ञों को देखा, फिर उसने 3 बड़े परिवारों के अन्य सदस्यों को देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी उनका ध्यान नहीं दे रहा है, वह चुपचाप उस स्थान की ओर चल दिया जहां से सुनहरी चमक आ रही थी। वह जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी और ये जियाओ के वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि छिपने के लिए यह बिल्कुल सही जगह है। तभी उसने सामने देखा और एक ईंट सुनहरी चमक में नहा रही थी। एक ईंट! सचमुच! क्या यही वह खजाना है जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं?
ये जियाओ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस जगह पर उसे इस सोने की ईंट के अलावा और कोई चीज नहीं मिली जो उसका ध्यान आकर्षित कर सके या जिसे खजाना माना जा सके। अरे ज्यादा समय नहीं है, मैं सबसे पहले ये ईंट हटाऊंगा। ये जियाओ ईंट के सामने पहुंचा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही उसने ईंट पकड़ी, ये जियाओ को अपने हाथ में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींचा और देखा कि उसका हाथ सूजकर लाल हो गया है। ये सचमुच कोई सामान्य बात नहीं है, ये जियाओ ने अपने दिल में कहा। ड्रैगन का पंजा। उसने तुरंत अपने हाथों को अजगर के पंजे में बदल दिया और फिर उसने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और सुनहरी ईंट को पकड़ लिया जिससे सुनहरी चमक निकल रही थी। हालांकि उसके हाथ अब अजगर के पंजे में बदल गए थे, फिर भी उसे अपने हाथों से झुनझुनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ईंट उसके हाथ से छूट जाना चाहती हो। वह ईंट को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए बिना अधिक समय बर्बाद किए उसने इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से ढक दिया और इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित करने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, वह इसे स्थानिक अंगूठी में रखने में असमर्थ था। क्या हो रहा है? मैं इसे स्थानिक वलय में क्यों नहीं रख सकता? ये जियाओ ये देखकर हैरान रह गया कि वह ईंट को अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित करने में असमर्थ था। बूम! टकराना। दूसरी ओर विस्फोटों की गूंज जारी है क्योंकि 3 महान परिवारों के विशेषज्ञ लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। पहले बुजुर्ग, आप हार क्यों नहीं मानते? यदि आप खजाना छोड़ देते हैं तो न केवल हमें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने वान परिवार के अन्य सदस्यों की जान भी बचा पाएंगे। यह मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये कहा था। हफ! बेशर्म! अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। वान परिवार का पहला बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाया। यदि मां परिवार का दूसरा बुजुर्ग उससे अकेले लड़ता तो मां परिवार का दूसरा बुजुर्ग उसे कभी नहीं हरा पाता, लेकिन यहां स्थिति अलग थी। मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने झांग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ पार्टी की और झांग परिवार की मध्यम आयु वर्ग की महिला वान परिवार के वर्तमान मुखिया के छोटे भाई के खिलाफ लड़ रही थी, जबकि वे दोनों मां बाव को खजाने के पास जाने से भी रोक रहे थे। ये 6 लोग लड़ रहे थे और एक दूसरे को खजाने के पास जाने से रोक रहे थे, और इससे ये जियाओ को खजाने के पास जाने के लिए पर्याप्त समय भी मिल गया, बिना किसी को पता चले। ये जियाओ ने स्थानिक रिंग में सुनहरी ईंट को संग्रहित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये जियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और सीधे सोने की ईंट को 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। इस बार उसने इसे सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया। वाह! ये लानत ईंट 9 स्टोरी पैगोडा में संग्रहित है, फिर वास्तव में इसे स्थानिक वलय में संग्रहित क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जियाओ को इसका कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उसने इसे अपने सिर से हटा दिया और सावधानी से उन मार्शल कलाकारों को देखा जो अभी भी आपस में व्यस्त थे। मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता, अन्यथा वे मुझे खोज लेंगे, और यदि मैं वास्तव में इन लोगों द्वारा खोज लिया गया तो मुझे नहीं पता कि वे मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे चले जाना चाहिए। मुझे जाना होगा, ये जियाओ ने सोचा और चुपचाप वापस जाने लगा। जल्द ही वह उस स्थान पर चला गया जहां वह अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने के बाद पहली बार दिखाई दिया था। कौन है भाई? खजाना कौन ले गया? इससे पहले कि ये जियाओ यहां से निकलने के लिए फिर से अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर पाता, एक तेज आवाज उस जगह पर गूंज उठी और सभी का ध्यान उस चीख की ओर आकर्षित हो गया। मल! मुझे जल्दी करना होगा और निकलना होगा। ये जियाओ गति बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से अंधेरी सुरंग में अपना पहला कदम रखने वाला था, एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी, और ठीक उसी तरह उसे 3 महान परिवारों में से एक के सदस्य द्वारा खोजा गया था। वहां रुकें! वह हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी ये जियाओ पर चिल्लाया। ये जियाओ अपने ट्रैक पर रुक गया क्योंकि उसने सुना कि आवाज उसकी पीठ से आ रही थी। वह धीरे से पीछे मुड़ा और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसकी छाती पर लाल गोलाकार प्रकार का चिन्ह लटका हुआ था। झांग परिवार का एक सदस्य। ये जियाओ ने उसके कपड़े देखकर तुरंत उसे झांग परिवार के सदस्य के रूप में पहचान लिया।
जब उसने इस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो ये जियाओ को याद आया कि उसने उसे 100 माउंटेन रेंज के जंगल में देखा था। ये हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में झांग परिवार के झांग सांग का बड़ा भाई था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वह हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी फिर से तेज आवाज में चिल्लाया और आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैं ये जियाओ हूँ। ये जियाओ पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने दिल को शांत किया और जवाब दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस समय वह पकड़ा जाएगा। जल्द ही 3 बड़े परिवारों के अधिक से अधिक सदस्य इकट्ठा होने लगे। लगता है आप सभी व्यस्त हैं। मैं आप सभी को परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। ये जियाओ 6 मार्शल सम्राट विलियम मार्शल कलाकारों के आने से पहले यहां से भागना चाहता था, लेकिन इस समय उसकी किस्मत वास्तव में खराब थी। तुम्हें किसने कहा कि तुम जा सकते हो? हवा से एक ठंडी आवाज सुनाई दी और फिर एक ठंडा दिखने वाला युवक उसके सामने आसमान से उतरा। उसने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वह चींटी को देख रहा हो। ये जियाओ इस ठंडे दिखने वाले युवक की आंखों में तिरस्कार को आसानी से महसूस और देख सकता है। ये ठंडा दिखने वाला माँ बाओ था, जो माँ परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के साथ साथ थंडर क्लाउड संप्रदाय का नंबर 1 प्रमुख शिष्य था। उन्हें साउथवुड सिटी के नंबर 1 जीनियस और पूरे गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री के नंबर 2 जीनियस के रूप में भी जाना जाता था। साउथवुड सिटी की नंबर 1 प्रतिभा और पूरे गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री की नंबर 2 प्रतिभा के रूप में माँ बाओ अहंकारी कैसे नहीं हो सकते। जैसे जैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती गई, ये जियाओ बहुत घबरा गया। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। उसने हवा की एक लंबी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। तुम यहां कैसे मिला? माँ बाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आभा भी फट गई, जिससे उसका आसपास का वातावरण दब गया। ये जियाओ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बहुत भारी पहाड़ रख दिया हो। उसका शरीर भारी हो गया और उसे घुटने टेकने जैसा महसूस हुआ। माँ बाओ के निकलने वाले दबाव के कारण उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आसपास के लोग भी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति ये जियाओ से कहीं बेहतर थी। आखिरकार वे माँ बाओ के निशाने पर नहीं थे। ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को घुटने टेकने से रोक लिया। माँ बाओ ने देखा कि ये जियाओ अभी भी घुटने नहीं टेक रहा था। उसने दबाव बढ़ा दिया। ये जियाओ के शरीर से एक चटकने की आवाज आई, लेकिन उसने फिर भी खुद को रोके रखा और घुटने नहीं टेके। इस समय ये जियाओ को अपने मुंह में गर्माहट महसूस हुई। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। इस समय ये जियाओ के दिमाग में कई दृश्य प्रदर्शित होने लगे। सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ये फैन से मिलने से पहले उन्होंने अपना बचपन देखा था। उस समय उनका कोई नाम भी नहीं था। वो दिन उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। लेकिन तभी सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ये फैन उनके जीवन में आए और उन्हें उनके बचपन की सबसे सुखद यादें दी। अध्याय 126 आंधी। ये जियाओ ने 5वें बुजुर्ग ये फैन का अनुसरण किया और सिल्वर मून संप्रदाय के शिष्य बन गए। 5वें बुजुर्ग ये फैन ने उन्हें अपना उपनाम दिया। उस दिन से उन्हें ये जियाओ के नाम से जाना जाने लगा। फिर एक दिन उसने सुना कि 5वें बुजुर्ग ये फैन की संप्रदाय का एक मिशन करते समय मृत्यु हो गई। और साथ ही उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी में एक बार फिर से बदलाव आया। उसे फंसाया गया और अपंग बना दिया गया। झो यान ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, वह चट्टान से गिरने के बाद भी जीवित था। न केवल वह बच गया, बल्कि उसके डेंटियन और मेरिडियन जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनकी एक बार फिर मरम्मत की गई। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पता चला कि उनके शरीर में एक अतिरिक्त अस्तित्व था। वह अस्तित्व स्वर्गीय मोती था। स्वर्गीय मोती ने एक बार फिर उसका जीवन बदल दिया और बहुत ही कम समय में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि अगर वह चाहे तो सिल्वर मून संप्रदाय को लगभग नष्ट कर सकता है। तभी उसके मन में कुछ अलग ही दृश्य उभरे। वह दृश्य जब उन्होंने पहली बार स्वर्गीय मोती की दुनिया में प्रवेश किया। उस समय उसके दिमाग में कुछ अजीब लेकिन बहुत प्रभावशाली आवाज गूंजती थी, जो उसे बताती थी कि वह स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी है और वह अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करेगा। किसी को भी उससे तुच्छ दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि स्वर्ग को भी नहीं।
ये दृश्य उसके मन में आते ही मानो वह तुरंत जाग गया। मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल आर्टिस्ट माँ बाओ के दबाव में उसने कांपना बंद कर दिया। माँ बाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके दबाव से ये जियाओ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर उसने एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया और इस बार यह एक मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ का सच्चा दबाव था। ये जियाओ का शरीर फिर से कांपने लगा, लेकिन ये जियाओ की आंखें बंद थीं और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून रिस रहा था। हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम दबाव झेलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये कहने के बाद माँ बाओ ने एक लंबी तलवार निकाली और ये जियाओ की गर्दन पर वार कर दिया। ये जियाओ ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसने न तो अपनी आंखें खोली और न ही माँ बाओ के हमले से बचने की कोशिश की। माँ बाओ की तलवार ये जियाओ की गर्दन से ठीक 1 इंच दूर रुक गई। अरे लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? माँ बाओ गुस्से में चिल्लाया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे सामने नहीं दिखाया और उस हमले से बचने की कोशिश नहीं की जो उसकी जान ले सकता था। यदि माँ बाओ ने अपना हमला नहीं रोका होता तो ये जियाओ का सिर धड़ से अलग कर दिया गया होता। उसे समझ नहीं आया कि ये जियाओ उसके दबाव में केवल कांप क्यों रहा था, लेकिन घुटने क्यों नहीं टेक रहा था। ये जियाओ को घुटने टेकने के लिए माँ बाओ ने उस पर अपनी पूरी ताकत से दबाव भी डाला, लेकिन फिर भी ये जियाओ ने घुटने नहीं टेके। वह अभी भी कांप रहा था और उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। और ठीक इसी वजह से माँ बाओ गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। दूसरी ओर ये जियाओ अभी भी उन दृश्यों में खोया हुआ था जो इस समय उसके दिमाग में दिखाई दे रहे थे। उसे याद आया कि जब उसने उन आवाजों को अपने कानों में सुना तो उसने कसम खाई कि वह कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। उन्होंने कसम खाई कि वह मार्शल आर्ट के शिखर तक जाने के रास्ते पर चलेंगे और किसी को भी मार्शल आर्ट के शिखर तक उनके रास्ते में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि राक्षसों ने उसका रास्ता रोक दिया तो वह राक्षसों को हजारों टुकड़ों में काट देगा। यदि देवता उसका रास्ता रोकेंगे तो वह देवताओं को मार डालेगा और यदि स्वर्ग ने उसके स्नान को रोका तो वह स्वर्ग को नष्ट कर देगा। लेकिन अब कोई था जो ये जियाओ को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। ये शख्स न तो शैतान था और न ही भगवान, बल्कि एक इंसान था, उससे थोड़ा ताकतवर इंसान। ये इंसान उसका रास्ता रोक रहा था। यदि वह यहाँ घुटने टेकता तो उसके पास राक्षसों को हजारों टुकड़ों में काटने, देवताओं को मारने और स्वर्ग को नष्ट करने जैसे अहंकारी शब्द कहने का चेहरा कैसे होता। नहीं, मैं कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, कभी नहीं। ये जियाओ बड़बड़ाया और अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली। जब माँ बाओ ने उसे अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उसे अचानक अपने दिल में डर का एहसास हुआ और वह कुछ कदम पीछे हट गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये जियाओ के कारण कुछ कदम पीछे ले लिए हैं और यहाँ तक कि उसे आतंक भी महसूस हुआ और एकमात्र ओरिजिन कोर रियलम मार्शल कलाकार ने उसे डरा दिया, तो वह गुस्से से भड़क उठा। धिक्कार है लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए माँ बाओ ने तुरंत अपनी तलवार से ये जियाओ पर हमला कर दिया और इस बार उसका अपने हमले को रोकने का कोई इरादा नहीं था। इस बार वह वास्तव में ये जियाओ को मारना चाहता था। दूसरी ओर जैसे ही ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली, स्वर्गीय मोती उसके दिल में घूमने लगा, लेकिन ये जियाओ को इसका एहसास नहीं हुआ। वह अपने आप में खोया हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने माँ बाओ को उस पर वार करते देखा, लेकिन फिर भी उसने इसे नहीं देखा। वह बस कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। उसने माँ बाओ की आंखों में बेहद नफरत और उग्रता देखी, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं देखा। किसी को भी मुझे तुच्छ समझने का अधिकार नहीं है। किसी को भी मेरे रास्ते में खड़े होने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं। जब माँ बाओ की तलवार उसकी गर्दन काटने वाली थी, ये जियाओ अचानक आकाश की ओर दहाड़ने लगा। और इस समय उसके हृदय में स्वर्गीय मोती ने भी अचानक घूमना बंद कर दिया। धीरे धीरे चल रही हवा अचानक तेज हो गई और तेज हो गई। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। हवा के साथ धूल हवा में उड़ने लगी और हवा तेज से तेज हो गई और देखते ही देखते हवा तूफान में तब्दील हो गई।
आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ ये तूफान तुरंत ही भयानक तूफान में तब्दील हो गया। और सबसे भयावह बात यह थी कि तूफान ने न केवल पूरे क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट को कवर कर लिया था, बल्कि यह किसी के भी देखे जाने से कहीं अधिक क्षेत्र को कवर कर रहा था। तूफान पूरे ग्रैंड ज़िया साम्राज्य को कवर कर रहा था। इसके और भी अधिक फैलने के कुछ संकेत मिले। जल्द ही पूरे ग्रैंड ज़िया साम्राज्य में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान जल्द ही ग्रैंड ज़िया साम्राज्य की सीमाओं को पार कर गया और कई साम्राज्यों में फैलने लगा। कहीं दूर ग्रैंड ज़िया साम्राज्य में एक बूढ़ा आदमी एक पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था। एक बेहद खूबसूरत युवा महिला, जो ये जियाओ की ही उम्र की थी, भी उसके पास बैठी थी। उनका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी जो भी उन्हें देखेगा उसे उनसे प्यार जरूर हो जाएगा। वह अद्भुत सुंदरता थी। अचानक उस बूढ़े की आंख खुल गई। दादा। बूढ़े को आंखें खोलते देख वह सुंदर युवती कोमल परंतु प्रसन्न स्वर में बोली। उस बूढ़े आदमी ने मुड़कर अपनी पोती की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बल्कि दूर दिशा की ओर देखने लगा। दादाजी, क्या हुआ? खूबसूरत युवती ने बूढ़े के पास जाकर पूछा। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति उसे उत्तर दे पाता, अचानक एक तूफान आया और जल्द ही बारिश होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि न तो आंधी और न ही बारिश उस बूढ़े व्यक्ति को छू पाए। लेकिन खूबसूरत जवान औरत बारिश में भीग गई। तूफान इतना तेज था कि उसने खूबसूरत युवा महिला को डरा दिया। दादा। खूबसूरत युवती झट से अपने दादा का हाथ पकड़ लेती है। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा हिलाया और कहा, किंग कल हम ग्रैंड ज़िया साम्राज्य के शाही शहर में जाएंगे। आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। मैं सम्राट से बात करूंगा और उसे आपको देने दूंगा एक स्थान। तब तक मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश न करें। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दादाजी। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि मैं पहले गुप्त लोक में प्रवेश करूं और यहां तक कहा कि मेरे लिए उस गुप्त लोक में प्रवेश करना समय की बर्बादी है। फिर आप अचानक मुझे गुप्त लोक में प्रवेश करने के लिए क्यों कह रहे हैं गुप्त क्षेत्र? किंग ने हैरान स्वर में पूछा। वह केवल 16 वर्ष की थी और वह पहले से ही मार्शल किंग दायरे के शिखर पर है। मार्शल सम्राट दायरे में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर है। इससे उनका टैलेंट देखा जा सकता है। वह एक प्रतिभाशाली महिला थी और अगर उन्हें गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री जैसे दूसरे दर्जे के देश में रखा जाए तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। द्वितीय श्रेणी के देश की तो बात ही छोड़िए, प्रथम श्रेणी के देश में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो उसका प्रतिद्वंद्वी बन सके। लेकिन हाँ, ग्रैंड ज़िया साम्राज्य में दो विसंगतियां सामने आई हैं। एक था ये ज़ियाओ और दूसरा था लिन हाओ। अध्याय 127 स्वर्गीय दाऊ की आंखें। उनकी प्रतिभा पूरे ग्रैंड ज़िया साम्राज्य में बेजोड़ थी। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही मार्शल किंग दायरे के शिखर पर खेती थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी काया बेहद खास थी। लेकिन हाँ, ग्रैंड ज़िया साम्राज्य में दो विसंगतियां सामने आई हैं। एक था ये ज़ियाओ और दूसरा था लिन हाओ। और जल्द ही तीसरा भी आने वाला है। और तीसरा कोई और नहीं बल्कि लिन लिंग है। एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी को जागृत करने के बाद उसकी प्रतिभा पूरे एज्योर स्काई महाद्वीप में किसी से भी आगे निकल जाएगी। बूढ़े आदमी ने तूफान को देखते हुए आह भरी और गहरी आवाज में कहा, कोई दिखाई दिया? एक विसंगति, एक भाग्यवादी आदमी, भाग्यशाली व्यक्ति। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। किंग ने बुदबुदाया और हैरान स्वर में कहा। सांस। उस बूढ़े आदमी ने फिर से आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। बस याद रखें, जब आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो किसी को खोजने की कोशिश करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अलग हो। यदि आप उस प्रकार का पाते हैं व्यक्ति, गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद तुरंत मुझे सूचित करें, ठीक है? किंग को अभी भी समझ नहीं आया कि उसके दादाजी क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उसने स्वीकारोक्ति में अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में सोचा, मुझे नहीं पता कि कौन प्रकट हुआ है, लेकिन भविष्य में यह आदमी निश्चित रूप से एक महान परिवर्तन का कारण बनेगा जो 9 स्वर्गों को प्रभावित करेगा।
ग्रैंड जिया साम्राज्य से हजारों मील दूर एक और साम्राज्य था जिसे ब्लू विंड साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इस समय ब्लू विंड साम्राज्य के शाही परिवार के निषिद्ध मैदान में एक पतला बूढ़ा व्यक्ति ब्लू विंड साम्राज्य के वर्तमान सम्राट के साथ कुछ बात कर रहा था। लेकिन अचानक वह अपने भाषण के बीच में रुक गए और बिजली की गति से अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगे। ब्लू विंड साम्राज्य का सम्राट अपने पूर्वज को इस प्रकार व्यवहार करते देख भ्रमित हो गया। उसने भी सिर उठाकर आसमान की ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। पूर्वज, क्या कुछ हुआ? ब्लू विंड साम्राज्य के सम्राट ने धीरे से पूछा। हाँ, कुछ तो हुआ, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, और जैसे ही उसका वाक्य पूरा हुआ, हवा जो धीरे धीरे चल रही थी और तेज होने लगी और जल्द ही एक भयानक तूफान आया। पलक झपकते ही पूरा ब्लू विंड एम्पायर अंधेरे, तूफान और बारिश में डूब गया। क्या हो रहा है? बादशाह ने ये दृश्य देखा तो भयभीत हो गया। वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये तूफान केवल सतह पर है, असली भयानक चीज स्वर्गीय दाव में घटित हो रही है। कुछ या कोई व्यक्ति प्रकट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ब्लू विंड साम्राज्य के सम्राट के कानों तक पहुंच सके। क्या? सम्राट हैरान था, लेकिन उसके पूर्वज ने उसकी पहेली को हल नहीं किया बल्कि कहा, ये ग्रैंड जिया साम्राज्य की दिशा से आ रहा है। हम आधे साल में ग्रैंड जिया साम्राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जाओ और तैयारी करो। ग्रैंड जिया साम्राज्य के लिए प्रस्थान। बादशाह और भी भ्रमित हो गया, लेकिन उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर हिलाया और निषिद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया। न केवल ग्रैंड जिया साम्राज्य और ब्लू विंड साम्राज्य में बल्कि कई अन्य साम्राज्यों में भी यही हो रहा था। इस समय क्लाउड स्मोक वन में माबाओ को एक अदृश्य शक्ति द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था जब वो ये जियो की गर्दन काटने ही वाला था। वे सभी लोग जिन्होंने पहले ये जियाओ को घेर रखा था, उन्हें भी उड़कर भेज दिया गया। माबाओ सहित वे सभी बेहोश हो गए। दूसरी ओर ये जियाओ अभी भी आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ रहा था। अचानक बारिश और भी तेज हो गई और गड़गड़ाहट भी तेज होने लगी। ये जियाओ की पीठ के पीछे एक ड्रैगन की छाया दिखाई दी। ये हजारों मीटर लंबा था और जमीन से ड्रैगन का सिर दिखाई नहीं देता था। गर्जन! वह अजगर जोर से दहाड़ता हुआ आकाश में उड़ गया। ठीक इसी क्षण किंग र के दादा हो या ब्लू विंड साम्राज्य के सम्राट के पूर्वज या दसियों साम्राज्यों के कोई अन्य विशेषज्ञ, उन सभी ने आकाश में एक ड्रैगन की छाया को उड़ते देखा। इस अजगर की छाया ने उन्हें जो दबाव और एहसास दिया वह बेहद भयानक था। दहाड़! दहाड़! उस अजगर की परछाई एक बार फिर आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ने लगी। जिसने भी इसे देखा उनके दिल में एक ही विचार आया, और वही ये कि यह अजगर ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वर्ग को चुनौती देना चाहता हो। क्या हो रहा है? पहाड़ पर बूढ़ा आदमी फिर आश्चर्य से बोला। दादा! उसके बगल में किंग र भी आकाश की ओर गरजते गरजते बादलों के पीछे आकाश में ड्रैगन की छाया को देख रहा था। मैं नहीं जानता। इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति अपना वाक्य पूरा कर पाता, मार्शल पूर्वज दायरे से ऊपर के हर मार्शल कलाकार पर अचानक एक और भी भयानक आभा का दबाव आ गया। किंग र को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक खून का एक बड़ा कौर बाहर निकाल दिया और भयभीत दृष्टि से आकाश की ओर देखते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। दादा! किंग र ने चिल्लाकर कहा। उसने साहपूर्वक अपने दादा का समर्थन किया और पूछा, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? स्वर्गीय दाव क्रोधित है, उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। उसने इस दबाव को महसूस किया और इससे ये देखा जा सकता था कि इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत मार्शल पूर्वज क्षेत्र से ऊपर है। स्वर्गीय दाव नाराज है। किंग र ने अपने दादा की ओर देखा, उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती को देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और केवल इतना कहा, किंग र, तुम्हें गुप्त क्षेत्र के उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। किंग र ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि अगर तुम्हें गुप्त लोक में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दूसरों से अलग है, तो उसके करीब जाने की कोशिश मत करो।
तुम्हें बस उस दिन का इंतजार करना है जब गुप्त लोक आएगा, बंद करूंगा और मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। उस बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझता हूं दादाजी, लेकिन ये तो बताओ कि वह व्यक्ति कौन है। किंग र ने अपना सिर हिलाया और फिर से एक प्रश्न पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह गुप्त लोक के लिए आएगा या नहीं। लेकिन अगर वह आया तो वह निश्चित रूप से दूसरों से अलग होगा और मैं गारंटी दे सकता हूं ये जो व्यक्ति स्वर्गीय दाव को क्रोधित कर सकता है वह दूसरों से अलग कैसे नहीं हो सकता। उस बूढ़े ने धीमी आवाज में उसकी बेटी को उत्तर दिया। वह अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने खड़े होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह अभी भी वही भयानक दबाव महसूस कर रहा था। न केवल वह बल्कि मार्शल पूर्वज क्षेत्र से ऊपर के अन्य सभी विशेषज्ञ इस बूढ़े व्यक्ति के समान ही थे। वे सभी डर के मारे घुटनों के बल जमीन पर झुककर आसमान की ओर देख रहे थे। गर्जन। आकाश में गरजते बादलों के पार ड्रैगन की वह छाया एक बार फिर आकाश की ओर गरजने लगी। और ठीक इसी समय आकाश ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और अचानक आकाश में एक बहुत बड़ी आंख की रूपरेखा दिखाई दी। वाह! कुछ ही समय बाद उस आंख की पलक अचानक खुल गई और उससे भी अधिक भयानक आभा दुनिया पर छा गई। स्वर्गीय दाव की आंखें। बूढ़े ने जोर से कहा। स्वर्गीय दाव की आंखें क्यों प्रकट हुईं? ऐसा कहा जाता है कि केवल प्राचीन काल में ही स्वर्गीय दाव की आंखें प्रकट होती थीं, और यह भी कहा जाता है कि केवल तभी जब कोई अस्तित्व जो स्वर्गीय दाव और स्वयं स्वर्ग को खतरे में डाल सकता है प्रकट होता है। क्या स्वर्गीय दाव की आंखों ने उस अस्तित्व को नष्ट करने के लिए अपनी आंखें खोलीं? किंवदंती है कि स्वर्गीय दाव की आंखों के नीचे चाहे कोई भी अस्तित्व कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी जीवित नहीं रहा। स्वर्गीय दाव की आंखों का जन्म उन अस्तित्वों को नष्ट करने के लिए हुआ था जो स्वर्ग को खतरे में डाल सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन चूंकि किंग र अपने दादा का समर्थन कर रही थी इसलिए उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना। अचानक उसकी आंखों के सामने आए इस आश्चर्य से वह अभिभूत हो गई। कई रहस्य जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, उनका उल्लेख आज उसके दादाजी ने किया। न केवल उसके दादा बल्कि अन्य सभी विशेषज्ञों की स्थिति भी उनके जैसी ही थी। वे भी ये दृश्य देख रहे थे। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो प्राचीन काल के अंत के बाद कभी प्रकट नहीं हुआ। न केवल वह बल्कि एज्योर स्काई महाद्वीप के सभी जीवित प्राणी, चाहे वे नश्वर हो या कृषक, सामान्य जानवर या जादुई जानवर, सभी इस दृश्य को देख रहे थे। वे सभी एक अजगर की विशाल छाया देख रहे थे जो स्वर्गीय दाव की आंखों पर गर्व से दहाड़ रही थी। अध्याय 128 ड्रैगन साम्राज्य। स्वर्गीय दाव की आंखें एक रसातल की तरह थीं, जो कोई भी इसमें देखने की हिम्मत करता था उसे ऐसा लगता था मानो वे अपनी आत्मा खोने वाले हैं। ये भी एक ब्लैक होल की तरह था, जिसने भी इसमें देखने की हिम्मत की उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर खींची जा रही हों। इस वजह से किसी ने सीधे स्वर्गीय दाव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल कलाकारों और उससे ऊपर के लोगों को भी नहीं। लेकिन एक अपवाद था और वह अपवाद था ये जियाओ। वह सीधे स्वर्गीय दाव की आंख में देख रहा था। इस वक्त ये जियाओ की आंखों का रंग काला नहीं बल्कि सुनहरा था। स्वर्गीय दाव की आंख भी ठंडी निगाहों से ये जियो को घूर रही थी। अचानक स्वर्गीय दाव की आंख का नेत्रगोलक लाल हो गया और जैसे ही ये लाल हुआ, ये जियाओ के दिल में स्वर्गीय मोती भी एक बार फिर तेजी से घूमने लगा और इस बार यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से घूम रहा था। गर्जन। आकाश में ड्रैगन की छाया स्वर्गीय दाव की आंख पर गरजने लगी और उसके शरीर के कुछ हिस्से सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। ड्रैगन की यह छाया वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन था जिसे ये जियो ने अपनी चेतना के समुद्र के अंदर बनाया था। उसके शरीर पर सुनहरे पैटर्न से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। श्वा। गर्जन। अचानक स्वर्गीय दाव की आंख से प्रकाश की एक लाल किरण निकली जो सीधे ये जियाओ की ओर बढ़ी, दुनिया से उसका अस्तित्व मिटा देना चाहती थी। प्रकाश की यह लाल किरण इतनी भयानक थी कि इसकी तेज ध्वनि ही एक पूरे बड़े पहाड़ को नष्ट करने और उसे धूल के कणों में बदलने के लिए पर्याप्त थी। एक बात तय हो गई कि पूरे एज्योर स्काई महाद्वीप में कोई भी इस भयानक हमले का सामना नहीं कर सकता,
यहां तक कि एज और स्काई महाद्वीपों के शीर्ष विशेषज्ञ भी नहीं। ठीक इसी समय स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन भी उसकी ओर जोर से दहाड़ा और अपना मुंह पूरा खोल दिया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के मुंह के सामने एक ब्लैक होल प्रकार का भंवर दिखाई दिया। स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन, स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने वाला। एक बहुत ही रहस्यमय और दबंग आवाज पूरे एज और स्काई महाद्वीप में गूंज उठी। प्रकाश की लाल किरण जो ऐसी लग रही थी मानो वह दुनिया को नष्ट करने जा रही हो, अचानक ब्लैक होल प्रकार के भंवर में समा गई और बिना अपना एक भी निशान छोड़े गायब हो गई। ये वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा निगल लिया गया था। लेकिन भक्षण की प्रक्रिया अभी भी खत्म नहीं हुई। यदि कोई हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन के मुंह को देखता है तो वे देखेंगे कि वहां अभी भी एक बहुत शक्तिशाली सक्शन बल था जो वास्तव में हेवनली दाव की आंख को निगलने की कोशिश कर रहा था। हम्फ! पूरे महाद्वीप में एक ठंडी ठहाका गूंज उठा। स्वर्गीय दाव की आंख ने ये जियाओ पर आखिरी नजर डाली और फिर अपनी पलकें बंद कर ली और जल्द ही वह आकाश से गायब हो गया। गर्जन! स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन अहंकारपूर्वक एक बार फिर आकाश की ओर गरजा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। फिर उसने ये जियाओ की ओर देखा और उसकी ओर उड़ गया। गर्जन! ये जियाओ के सामने पहुंचने के बाद वह एक बार फिर दहाड़ा और फिर ये जियाओ के शरीर में प्रवेश कर गया और दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। बारिश रुक गई है। गरजने वाला बादल गायब हो गया। हवा पहले की तरह धीरे धीरे चलने लगी और सूर्य एक बार फिर प्रकट हो गया। आसमान काले से नीला हो गया और जल्द ही हर जगह एक बार फिर से रोशनी चमकने लगी। जहां तक ये जियो की बात है, जब स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन उसके शरीर के अंदर गायब हो गया तो वह जमीन पर गिर गया और अपनी चेतना खो बैठा। जब सब कुछ पहले जैसा हो गया तो बूढ़ा व्यक्ति जो दबाव महसूस कर रहा था वह भी गायब हो गया। अंततः वह हिम्मत करके खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखा। उसकी निगाहें अभी भी भय से भरी हुई थीं। क्या हुआ? वह कौन सी छाया थी जो अजगर जैसी दिखती थी? स्वर्गीय दाव की आंख क्यों प्रकट हुई? क्या ड्रैगन की वह छाया स्वर्गीय दाव की आंख से लड़ रही थी? वे दोनों गायब हो गए। कौन जीता? क्या स्वर्गीय दाव की आंख उस अस्तित्व को नष्ट करने में सफल रही जो भविष्य में स्वर्ग को खतरे में डाल सकती है? वह बूढ़ा धीमी आवाज में कई सवाल बुदबुदाने लगा। वर्तमान में वह एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट के बजाय एक पागल व्यक्ति की तरह दिखता था जिसने मार्शल पूर्वज दायरे को पार कर लिया है। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? किंग र जो उसके पास खड़ा था ने सावधानी से पूछा। सांस। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पोती की ओर देखा और आह भरी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। जाओ और तैयारी करो। हम तुरंत शाही शहर जाएंगे और तुम्हारे पिता से मिलेंगे। मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ दादा। किंग र तुरंत खुश हो गई जब उसने सुना कि वह जल्द ही अपने पिता से मिलने वाली है। वह छोटे खरगोश की तरह उछलती हुई उत्साहपूर्वक चली गई। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने किंग र की लुप्त होती आकृति को देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर जब उसने अभी अभी घटी घटनाओं के बारे में सोचा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक चिंतित चेहरा था। स्वर्गीय दाव की आंख के कारण किसी को भी आकाश की ओर देखने का साहस नहीं हुआ और चूंकि उनमें देखने की हिम्मत नहीं हुई, वे उस अद्भुत दृश्य को देखने में असफल रहे जब स्वर्गीय भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन ने प्रकाश की लाल किरण को निगल लिया जो कि स्वर्गीय दाव की आंख का एक बहुत ही भयानक हमला था। हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन ने न केवल हेवनली दाव की आंख के हमले को निगल लिया बल्कि उसे वहां से जाने के लिए भी मजबूर किया। यह अद्भुत दृश्य नहीं तो क्या था? स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन, स्वर्ग और पृथ्वी को भक्षण करने वाला। उस बूढ़े ने ये वाक्य बहुत धीमी आवाज में कहा। ये बिल्कुल वही वाक्य था जो पूरे एजियोर स्काई महाद्वीप में गूंज उठा जब स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन प्रकाश की भयानक लाल किरण को निगलने वाला था। उस बूढ़े आदमी ने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की जानकारी के लिए प्राचीन पुस्तकों और अभिलेखों की जांच करने का भी निर्णय लिया।
न केवल इस बूढ़े व्यक्ति बल्कि हर विशेषज्ञ जिसके हाथ में शक्ति है ने इस स्थिति की जांच करने और स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन के बारे में जानकारी खोजने का फैसला किया। ग्रैंड जिया साम्राज्य से सैकड़ों हजारों मील दूर विशाल महासागर में एक द्वीप था। कहने को तो यह एक द्वीप था, लेकिन असल में यह द्वीप पूरे ग्रैंड जिया साम्राज्य से भी बड़ा था। यहाँ इंसान और जादुई जानवर भी थे, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इस जमीन पर असल में ड्रैगन का शासन है। यहाँ हर जगह ड्रैगन थे। सड़क पर, जंगल में, इमारतों में, हर जगह ड्रैगन पाए जा सकते हैं। इस द्वीप को ड्रैगन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। इस समय ड्रैगन साम्राज्य के शाही महल के अंदर एक विशाल खाली क्षेत्र में कई ड्रैगन एकत्र हुए थे। वहां दर्जनों ड्रैगन थे। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि ये ड्रैगन असल में इंसानी शक्ल में थे। वे ड्रैगन से ज्यादा इंसानों जैसे दिखते थे। जो कुछ भी घटित हुआ इन ड्रैगनों ने भी देखा और सुना। चूंकि ग्रैंड जिया साम्राज्य ड्रैगन साम्राज्य से सैकड़ों हजारों मील दूर था, इसलिए ये ड्रैगन स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने वह सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना जो उन्हें सुनना चाहिए था। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन। शाही पिता, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक युवक जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं लग रही थी, उसने अपने पिता से अपना प्रश्न पूछा। उसके लहजे से ही पता चल रहा था कि उसके पिता ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट थे और वह ड्रैगन राजकुमार था। हाँ मेरे प्रभु, हम विशाल स्वर्ण ड्रैगन जिसने हर ड्रैगन पर शासन किया और हम उनके राजा हैं। यहाँ तक कि हम ये कहने की हिम्मत भी नहीं करते कि हम दिव्य ड्रैगन हैं। स्वर्ग को निगलने की तो बात ही छोड़िए। ये तथाकथित स्वर्ग भक्षण करने वाला कैसा ड्रैगन है? दिव्य ड्रैगन है। एक पीले बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ड्रैगन प्रिंस द्वारा पूछा गया प्रश्न सुनकर यह प्रश्न पूछा। हाँ मेरे स्वामी, मुझे लगता है कि हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जहां पहले सब कुछ हो रहा था। उस अजगर को पकड़े जिसने खुद को स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन कहने का साहस किया, और उसे अन्य ड्रैगन के लिए एक उदाहरण के रूप में कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ड्रैगन खुद को इस तरह के अहंकारी नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं करता। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बात रखी। ये सभी लोग ड्रैगन थे और सवाल पूछने के साथ साथ अपने सुझाव भी दे रहे थे। हम्फ। अचानक एक पुरानी लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी जो यहां मौजूद सभी लोगों की ओर बढ़ रही थी। इस खर्राटे को सुनकर ड्रैगन प्रिंस सहित सभी के शरीर भय से कांपने लगे। वे धीरे धीरे उस ओर मुड़े जहां से यह खर्राटे की आवाज आई थी। अध्याय 129 जिन जिहाओ। ये खर्राटा एक बूढ़े आदमी की ओर से आया था। अन्य ड्रैगन के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण ड्रैगन नहीं था। भगवान पूर्वज। उन सभी ने बूढ़े को देखकर उसका अभिवादन किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप सभी वास्तव में सोचते हैं कि आप उस स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन को पकड़ सकते हैं? खैर, मैं भी नहीं जानता कि यह स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन किस प्रकार का ड्रैगन है, लेकिन कोई भी जो इस प्रकार का कारण बन सकता है, दुनिया में भयानक घटना कम से कम एजोर स्काई महाद्वीप के शिखर पर खड़ी होगी। यहाँ तक कि मैं गोल्डन ड्रैगन के पूर्वज के रूप में उस तरह की घटना का कारण बनने में असमर्थ हूँ और मैं अभी भी खेती करने से एक कदम दूर हूँ। इस दुनिया के शिखर तक एक मार्शल सेंट विलियम कल्टीवेटर के रूप में, यहाँ तक कि मुझ में भी उस स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन को पकड़ने का आत्मविश्वास नहीं है और आप सोचते हैं कि आप उस ड्रैगन को पकड़ सकते हैं। हास्यास्पद। उसे सुनकर उन सभी ड्रैगनों ने जिन्होंने कहा था कि वे स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन को पकड़ लेंगे, शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन इसी समय उस बूढ़े अजगर ने एक बार फिर कहा और सबकी ओर देखते हुए एक शब्द कहकर रुक गया। ये देखकर कि हर अजगर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था और वे उसे देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि वह जो कहने वाला था उसे जारी रखे, उसने चुपचाप संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप सभी ने जो एक बात कही वह सही थी। हमें कम से कम ये जांच करनी चाहिए कि यह स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन कौन है और वह कहां से आया है। सभी ने सिर हिलाया। ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, जिन जिहाओ। हाँ पिताजी। जिन जिहाओ, जो ड्रैगन प्रिंस भी थे, खड़े हुए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया।
आप 50 ड्रैगन चुनेंगे और उस स्थान पर जाएंगे जहां स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ था और पूरी तरह से जांच करेंगे। सम्राट ने कहा, हाँ पिताजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जिन जिहाओं ने आदरपूर्वक कहा, फिर उन्होंने अपने पूर्वज सहित सभी का अभिवादन किया और वहां से चले गए। लगभग आधे दिन बाद हवा के झोंके के साथ 5 अन्य मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार उस स्थान पर उतरे जहां ये जियो बेहोश हो गए थे। ये 5 मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार झांग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला, मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग और वांग परिवार के वर्तमान कुलपति के पहले बड़े और छोटे भाई थे। वे पहले भी बेहोश हो गए थे जब अचानक तूफान आया था। ये जगह जो कुछ भी हुआ उसका केंद्र था और इस वजह से इस जगह को बहुत नुकसान हुआ और हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन और आई ऑफ द हेवनली दाव का दबाव भी इसी जगह पर सबसे ज्यादा था। माँ बाओ। जब माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने माँ बाओ को जमीन पर बेहोश देखा तो वह जल्दी से उसके पास गया, माँ बाओ की पीठ के पीछे अपना हाथ रखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को माँ बाओ के शरीर में इंजेक्ट किया। उन्होंने माँ बाओ को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करने में मदद की और बहुत जल्द माँ बाओ ने अपनी आंखें खोल दी। माँ बाओ, क्या तुम ठीक हो? माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने चिंतित स्वर में पूछा। दूसरे बुजुर्ग, मैं अब ठीक हूँ। माँ बाओ ने सिर हिलाया। वह लड़का, वह कहाँ है? अचानक जैसे कुछ याद आ रहा हो, माँ बाओ उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे। माँ बाओ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैंने उसे। इससे पहले कि माँ बाओ उत्तर दे पाता, उसकी नजर ये जियाओ के अचेतन शरीर पर पड़ी। उन्होंने ये जियाओ की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि उसने खजाना चुरा लिया है। खजाने के बारे में सुनकर अन्य 4 मार्शल सम्राट रियलम मार्शल कलाकार, जो पहले माँ बाओ के बारे में चिंतित नहीं थे, ने अचानक एक उम्मीद भरी नजर दिखाए और उस दिशा में देखा जहां माँ बाओ ने इशारा किया था। उन्होंने ये जियाओ को जमीन पर बेहोश देखा। वांग परिवार के वर्तमान मुखिया का छोटा भाई ये जियाओ के पास गया, उसने अपनी स्थानिक अंगूठी निकाली और जैसे ही वह उसे खोजने वाला था, उसने पहले बुजुर्ग को उसे रुकने के लिए कहते हुए सुना। वह रुका और पहले बुजुर्ग की ओर भ्रमित दृष्टि से देखा। वांग परिवार के पहले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह खजाना एक प्राकृतिक खजाना है। भले ही यह प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हो, ये कम से कम निम्न श्रेणी का रहस्यमय रैंक का खजाना है। और हर प्राकृतिक जन्मे खजाने का अपना पहले से ही अपना होता है चेतना। हम ऐसी किसी भी चीज को संग्रहित नहीं कर सकते जिसमें थोड़ी सी भी चेतना हो, इसलिए इस लड़के के लिए उसकी स्थानिक अंगूठी में स्वर्ण ईंट को संग्रहित करना असंभव है। आपको उसकी स्थानिक अंगूठी की खोज करने के बजाय उसके शरीर की खोज करनी चाहिए। जब अन्य लोगों ने वांग परिवार के पहले बुजुर्ग की बात सुनी, तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। वांग परिवार के वर्तमान मुखिया के छोटे भाई ने ये जियो की स्थानिक अंगूठी की खोज नहीं की। उसने ये जियाओ के शरीर की खोज शुरू की, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं मिला। उसने दूसरों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि ये जियो पर कुछ भी नहीं था। फिर उसने एक बार फिर ये जियाओ की उंगली पर स्थानिक अंगूठी वापस रख दी। ये कैसे संभव है? जब मैं यहाँ आया तो वहां झांग परिवार का वह आदमी इस लड़के को भागने से रोक रहा था। अगर उसने सोने की ईंट नहीं चुराई तो वह कौन था जिसने खजाना चुराया था? माँ बाओ ने उत्सुकता से कहा। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। 10 बार सांस लेने के बाद झांग परिवार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और कहा, आइए पहले सभी को जगाएं और उनसे पूछें कि क्या उन्होंने इस लड़के को यहाँ छिपते हुए देखा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। झांग परिवार की अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाया और अपने भाई के फैसले का समर्थन किया। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और वे अपने संबंधित परिवार के सदस्यों को जगाने लगे। जल्द ही ये जियाओ को छोड़कर सभी लोग जाग गए। सभी से बात करने के बाद, जिसमें पहले का हट्टा कट्टा आदमी भी शामिल था, जो झांग परिवार का सदस्य भी था, उन्हें पता चला कि उन्होंने ये जियाओ को पहले नहीं देखा था। मोटे आदमी ने कहा कि उसने देखा कि ये जियाओ अंधेरी सुरंग में प्रवेश करने वाला था ताकि वह यहां से भाग सके। इस वजह से उसने ये जियो को भागने से रोक दिया और जल्द ही माँ बाओ भी यहां आ गए।
उन्हें सुनने के बाद उन 6 मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकारों ने ये जियो की ओर देखा। अधेड़ उम्र की महिला ने एक बार फिर ये जियाओ के शरीर की जांच की ताकि उसे कुछ मिल सके, लेकिन उसे निराशा हुई, उसे कुछ भी नहीं मिला। मैं उसकी स्थानिक अंगूठी में एक नजर डालूंगा, अधेड़ उम्र की महिला ने अपने छोटे भाई से कहा। उसने सिर हिलाया और अन्य लोगों ने भी उसके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये देखकर उसने ये जियाओ की अंगुलियों से उसकी स्थानिक अंगूठी निकाल ली। आमतौर पर यदि अन्य लोग अभी भी जीवित हैं तो कोई भी यह जांच नहीं कर सकता कि अन्य लोगों की स्थानिक रिंग के अंदर क्या है। यदि कोई यह जांचना चाहता है कि दूसरे लोगों के स्थानिक वलय के अंदर क्या है, तो केवल 3 तरीके हैं। पहला, स्थानिक रिंग के मालिक को मारना है। यदि स्थानिक वलय का स्वामी मारा जाता है तो स्थानिक वलय एक स्वामीहीन वस्तु बन जाएगा और कोई स्थानिक वलय के अंदर की सामग्री देख सकता है। दूसरी विधि उस छाप को बलपूर्वक तोड़ना है जो स्थानिक वलय के स्वामी ने उसमें छोड़ी है। इस पद्धति का एक नकारात्मक पक्ष था और वह ये था कि यह पद्धति स्थानिक वलय के स्वामी की आत्मा को भारी क्षति पहुंचाएगी। और तीसरी विधि एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके ये देखना है कि स्थानिक वलय के अंदर क्या संग्रहित है। ये दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और इस दुनिया में सैकड़ों रहस्यमयी चीजें हैं। गुप्त तकनीकें उनमें से एक हैं। इस दुनिया में कई तरह की गुप्त तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन एक गुप्त तकनीक बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल से मिलती है। मध्यम आयु वर्ग की महिला के पास एक गुप्त तकनीक है जो एक स्थानिक बैग या अन्य लोगों के स्थानिक वलय के अंदर की सामग्री को देख सकती है। उसने गुप्त तकनीक का उपयोग किया और ये जियाओ की स्थानिक रिंग के अंदर की सामग्री की जांच की। अरे बाप रे! अंदर का सामान देखकर वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। सुश्री झांग, आपने स्थानिक वलय के अंदर क्या देखा? उसकी चीख सुनकर माँ बाव तुरंत अधेड़ उम्र की महिला के सामने पहुंचे और पूछा। स्पिरिट स्टोन्स। उसकी स्थानिक अंगूठी में हजारों स्पिरिट स्टोन हैं। न केवल स्थानिक रिंग में हजारों स्पिरिट स्टोन हैं, बल्कि सैकड़ों हजार सोने के सिक्के, दसियों गोलियां, एक स्क्रॉल और 2 हाई ग्रेड स्पिरिट भी हैं। रैंक तलवारें। मध्यम आयु वर्ग की महिला मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने ये जियाओ के स्थानिक वलय के अंदर जो कुछ भी देखा उसका उत्साहपूर्वक वर्णन किया। निस्संदेह वहां सब कुछ ये जियाओ का नहीं था। सोने के सिक्के और गोलियां कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें उसने पहले 2 मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञों की स्थानिक रिंगों से अपनी स्थानिक रिंग में स्थानांतरित किया था। अध्याय 130 फीनिक्स रेस्तरां में लौटे। जब अन्य लोगों ने झांग परिवार की मध्यम आयु वर्ग की महिला को ये कहते हुए सुना कि ये जियो की स्थानिक अंगूठी में सैकड़ों हजार सोने के सिक्के, दसियों गोलियां, एक स्क्रॉल और 2 हाई ग्रेड स्पिरिट रैंक तलवारें और हजारों स्पिरिट पत्थर हैं, वे अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। क्या आप सच में हैं? हजारों आत्मिक पत्थर। ये लड़का कौन है? वह फर्स्ट ग्रेड किंगडम के किसी बड़े परिवार का युवा मास्टर होना चाहिए या हो सकता है वह ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर का कोई व्यक्ति हो। वे सभी आपस में बातचीत करने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, यहाँ मायने ये रखता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, वह यहाँ कैसे आता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वह सोने की ईंट नहीं लेता है तो उसे किसने चुराया? वांग परिवार के पहले बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वे सभी एक बार फिर चुप हो गए। चूंकि झांग परिवार की मध्यम आयु वर्ग की महिला ने ये जियाओ की स्थानिक अंगूठी में सामग्री की खोज करने के बाद सुनहरी ईंट के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, वे समझ गए कि सुनहरी ईंट वहां नहीं थी और ये जियाओ ने इसे चुराया नहीं था। फिर सवाल ये था कि अगर ये जियाओ ने सोने की ईंट नहीं चुराई तो उसे चुराने वाला कौन था? सभी 6 मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकारों ने अपने परिवार के सदस्यों को देखा, लेकिन उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर उन्हें स्पष्ट रूप से भ्रम लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को यह नहीं पता था कि सोने की ईंट कहाँ गई या इसे कौन ले गया। हो सकता है इस साले ने सोने की ईंट यहीं कहीं छिपा दी हो और पहले भागना चाहता हो ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो हमें कुछ पता न चल सके और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो वह एक बार फिर यहाँ आएगा और ले जाएगा सुनहरी ईंट। माँ बाव ने बेहोश ये जियाओ को देखा और नफरत से कहा। वह ये जियाओ से नफरत करता था क्योंकि ये जियो उसे चेहरा नहीं देता था। शायद या शायद नहीं।
झांग परिवार की अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। आपका क्या मतलब है? मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने उदासीनता से पूछा। हम अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। मेरा सुझाव है कि हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। वह अभी बहुत कमजोर है और उसकी हालत भी गंभीर है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी सीमा से अधिक कर लिया है। अधेड़ उम्र की महिला मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराई और उसे जवाब दिया। जब उसने ये कहा तो मां बाओ के दिमाग में अचानक एक दृश्य उभर आया। उसे अचानक याद आया कि जैसे ही वह ये जियाओ की गर्दन काटने ही वाला था, ये जियाओ के शरीर से एक बहुत ही भयानक आभा फूट पड़ी और उस आभा के कारण ही वह अपनी चेतना खो बैठा और उड़ गया। मां बाओ, वह आप ही थी जिसने उसका इलाज किया था, है ना? अधेड़ उम्र की महिला ने मां बाओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह मुस्कान नहीं थी। मैंने नहीं। मां बाओ ने सीधे तौर पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मां बाओ, वह गंभीर रूप से घायल है और आपने पहले भी कहा था कि इस लड़के और झांगयान द्वारा किए गए हंगामे को सुनने के बाद आप यहां आए थे और इस छोटे लड़के को भागने से रोक दिया था। अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। झांगयान झांग सान के बड़े भाई का नाम था, जो वह हट्टा कट्टा आदमी भी था जिसने ये जियाओ को रुकने के लिए कहा था जब वह अंधेरी सुरंग में प्रवेश करने और इस जगह से भागने ही वाला था। मैंने उस पर हमला तो किया, लेकिन मेरा हमला उसे छू तक नहीं पाया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो उस वक्त यहां था। मां बाओ भी पीछे नहीं हटे बल्कि ठंडे स्वर में जवाब दिया। मां बाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद जब अन्य 5 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने अन्य लोगों की ओर देखा जो पहले यहां थे, तो उन्होंने झांगयान सहित उन सभी लोगों को अपना सिर हिलाते हुए देखा। उनका मतलब साफ था। इससे ये भी साबित हो गया कि मां बाओ ने जो कहा वह सच था। लेकिन फिर सवाल ये था कि ये जियाओ इस तरह कैसे बन गया। उन्हें बहुत कष्ट हुआ और इस समय उनकी हालत बहुत कमजोर थी। मां बाओ ने अचानक कहा, मुझे याद आया कि जैसे ही मैं इस लड़के की गर्दन काटने वाला था, उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक आभा फूट पड़ी। उस आभा के कारण मैं उड़ गया और अपनी चेतना खो बैठा। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? इस बार यह मां परिवार के दूसरे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये कहा, क्योंकि वे सभी भी बेहोश हो गए थे, लेकिन यह एक अलग कारण से था। यह अलग कारण भयानक तूफान, ड्रैगन की छाया और स्वर्गीय दाऊ की आंख थी। हाँ, मैं इस बारे में निश्चित हूं। मां बाओ ने तुरंत सिर हिलाया। वह दृश्य अभी भी उसके मन में स्पष्ट था। वह कैसे आश्वस्त नहीं हो सकता? ये विशेषज्ञ एक दूसरे की ओर देखने लगे। हो सकता है उसने अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो ताकि वह मां बाओ के खिलाफ लड़ सके। और यदि यह मामला है तो यह भी बताता है कि यह लड़का इस स्थिति में क्यों है। वान के वर्तमान कुलपति का छोटा भाई परिवार ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। शायद। वान परिवार के पहले बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया और अपने कुलपिता के छोटे भाई से सहमति जताई। लेकिन उसके जैसे लड़के के पास कोई गुप्त तकनीक कैसे हो सकती है? यह मां बाओ ही थे जिन्होंने ये कहा था। यदि उसके पास हजारों स्पिरिट स्टोन हो सकते हैं तो उसके पास गुप्त तकनीक क्यों नहीं हो सकती? जैसा कि मैंने पहले कहा, हो सकता है ये बच्चा या तो ग्रेड 1 देश या ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर के एक बड़े परिवार से हो। उद्धरण चिन्ह। झांग परिवार की अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। ठीक है, चलो इसे रोकें। वान परिवार के पहले बुजुर्ग ने कहा। उसे सुनने के बाद अधेड़ उम्र की महिला ने मां बाओ पर व्यंग्य किया और एक अलग दिशा में देखने लगी। मां परिवार के पहले बुजुर्ग ने आगे कहा, चाहे ये लड़का कोई भी हो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मायने ये रखता है कि इस लड़के ने सोने की ईंट चुराई है या नहीं। हाँ। दूसरों ने सिर हिलाया। अब हमें जो करने की जरूरत है वह इस लड़के को अपने साथ ले जाना है और उसे ठीक करना है। जब वह जाग जाएगा तो उससे पूछताछ करने का समय होगा। उस समय हम न केवल ये पता लगाएंगे कि उसने सोने की ईंट ली थी या नहीं, बल्कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वह कहां से आया है। यदि वह वास्तव में प्रथम श्रेणी के देश या ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर से है, तो हम उसके माध्यम से हमारे और इस लड़के के परिवार के बीच संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वांग परिवार के पहले बुजुर्ग ने फिर कहा।
हाँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा पहले बुजुर्ग ने कहा था, लेकिन ये लड़का स्वस्थ होने के लिए किसी परिवार में नहीं जाएगा। माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने कहा। झांग परिवार के मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला ने भी अपना सिर हिलाया और पहली बार माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग से सहमत हुए। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसे कहाँ रखेंगे? अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। फीनिक्स रेस्तरां। हम उसे फीनिक्स रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर रखेंगे। वहां वह अपनी चोटों से भी तेजी से उबर सकता है, माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने कहा, और इस बार किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। वे भी उनसे सहमत थे। कोई भी अन्य परिवारों को लाभ प्राप्त नहीं करने देना चाहता था। इस वजह से उन्होंने फीनिक्स रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर ये जियो को ठीक होने देने का फैसला किया। सब कुछ तय हो जाने के बाद उन सभी ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में आखिरी बार सोने की ईंट की तलाश की। नहीं मिलने पर वे निराश होकर अंधेरी सुरंग के रास्ते इस जगह से बाहर निकल गए और ये जियो को अपने साथ लेते हुए वापस साउथवुड सिटी की ओर जाने लगे। दस्तक दस्तक। फीनिक्स रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लड़की के साथ खेल रहा था जब उसने कमरे के गेट पर दस्तक सुनी। कौन है जिसने इस समय मुझे परेशान करने की हिम्मत की? अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से भड़क उठा और एक नग्न लड़की को बिस्तर पर छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने लगभग 29 या 30 साल की उम्र का एक आदमी खड़ा है। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है? वह लड़का डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए कहा, मैनेजर माँ, यहाँ 7 मेहमान हैं। वे हमारे फीनिक्स रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं। 7 मेहमान? वे कौन हैं? उसकी बात सुनने के बाद मैनेजर माँ ने असमंजस में पूछा। 7 मेहमान जो एक साथ आए और तीसरी मंजिल पर जाना चाहते थे, वहां जरूर कुछ चल रहा है। मैनेजर माँ ने मन ही मन सोचा।